हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 142 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के अलग अलग मेथड्स के बारे में लिखना है। हर मेथड को शॉर्ट में समझाना है, उसका उस और इम्पोर्टेंस बतानी है जिससे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, राइट्स और ड्यूटीज के बारे में सिखाता है। इसका मेन एम है स्टूडेंट्स में सिविक सेंस और पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप करना। इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाने के लिए टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज करता है। इन मेथड्स से स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझते हैं। मेन बॉडी। 1. लेक्चर मेथड। ये सबसे ट्रेडिशनल और कॉमन मेथड है जिसमें टीचर क्लास में ओरली एक्सप्लेन करता है। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, पढ़ते वक्त टीचर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रोल्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझाता है। इससे सिलेबस सिस्टमैटिकली कवर होता है, लेकिन अगर इंटरैक्टिव ना हो तो स्टूडेंट्स पैसिव हो सकते हैं। 2. डिस्कशन मेथड। इस मेथड में टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन, क्या इंडिया में वोटिंग कंपलसरी होनी चाहिए, पर डिस्कशन करना। इससे स्टूडेंट्स में लॉजिकल थिंकिंग और टॉलरेंस डेवलप होती है। टीचर फैसिलिटेटर के रोल में होता है जो डिस्कशन को गाइड करता है। 3. प्रोजेक्ट मेथड। इस मेथड को जॉन डेवी और कल्पैट्रिक ने प्रमोट किया था, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस होता है। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन माई एरिया। इससे स्टूडेंट्स फील्ड में डाटा कलेक्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। यह मेथड सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। 4. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस मेथड में स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम दी जाती है और उनसे सोल्यूशन फाइंड करने को कहा जाता है। जैसे यूथ पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में कैसे बढ़ाई जा सकती है। इससे स्टूडेंट्स एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स सीखते हैं। ये क्लासरूम को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का स्पेस बना देता है। 5. सोर्स और डॉक्यूमेंट मेथड। इस मेथड में ओरिजिनल सोर्सेज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इलेक्शन डेटा यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर पॉलिटिकल फैक्ट्स और एनालिसिस सीखते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, पढ़ते वक्त टीचर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स दिखा सकता है। इससे स्टूडेंट्स में ऑथेंटिसिटी और एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। 6. फील्ड विजिट और ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में स्टूडेंट्स को रियल इंस्टीट्यूशंस जैसे पंचायत, कोर्ट या म्यूनिसिपल ऑफिस विजिट करवाया जाता है। वहां जाकर स्टूडेंट्स गवर्नेंस के प्रोसेस को प्रैक्टिकली देखते हैं। इससे थियरी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस का कनेक्शन बन जाता है। 7. रोल प्ले और सिमुलेशन मेथड। इस मेथड में स्टूडेंट्स पॉलिटिकल रोल्स प्ले करते हैं जैसे PM, स्पीकर या जज। जैसे मॉक पार्लियामेंट एक्टिविटी से स्टूडेंट्स लॉ मेकिंग प्रोसेस को समझते हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। 8. ICT बेस्ड मेथड। मॉडर्न टाइम में ICT टूल्स जैसे वीडियोस, पावरपॉइंट और ऑनलाइन रिसोर्सेज से पॉलिटिकल साइंस और एंगेजिंग बन गया है। टॉपिक्स जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूनाइटेड नेशंस को विजुअली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इससे लर्निंग इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाती है। कंक्लूजन। पॉलिटिकल साइंस के टीचिंग मेथड्स का मेन गोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। हर मेथड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और टीचर को इनका बैलेंस्ड यूज करना चाहिए ताकि लर्निंग इफेक्टिव और एंजॉयबल बने। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 6, हाईलाइट द लेवल्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन विद फॉरेस्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंसान और जंगल के बीच इंटरेक्शन के अलग अलग लेवल्स क्या है, जैसे डिपेंडेंस, एक्सप्लॉयटेशन और कंजर्वेशन। हमें समझाना है कि कैसे समय के साथ इंसानी जरूरतें और सोच बदली है और उनका इम्पैक्ट फॉरेस्ट्स पर कैसे पड़ा है।
एग्जाम्पल्स देने से आंसर और क्लियर होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। जंगल हमारे लिए सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि जीवन का आधार है। पहले इंसान जंगलों पर अपनी रोजी रोटी, खाने पीने और दवाइयों के लिए निर्भर था, लेकिन आप समय के साथ हमने फॉरेस्ट्स का ज्यादा उपयोग और कभी कभी दुरुपयोग भी किया। फॉरेस्ट के साथ ह्यूमन इंटरैक्शन के लेवल समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से ये संबंध बदलता गया, सर्वाइवल से लेकर कंजर्वेशन तक। मेन बॉडी। 1. डिपेंडेंस लेवल। इस स्टेज पर इंसान अपनी बेसिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर था, जैसे खाना, लकड़ी, कपड़े और दवाएं। पुराने समय में लोग जंगल के साथ एक नेचुरल रिलेशनशिप में रहते थे, जहां उनका कंजम्पशन लिमिटेड था। आज भी कई ट्राइबल लोग जैसे बस्तर या झारखंड के आदिवासी तेंदुपत्ता, महुआ फूल और लकड़ी पर अपनी रोजी रोटी चलते हैं। इस लेवल पर ह्यूमन और फॉरेस्ट के बीच एक संतुलित संबंध था, क्योंकि उपयोग कंट्रोल था। 2. एक्सप्लॉयटेशन लेवल। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जंगल का उपयोग बढ़कर व्यावसायिक एक्सप्लॉयटेशन बन गया। लकड़ी, पेपर, फर्नीचर और माइनिंग के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काट दिए गए। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया के फॉरेस्ट्स रेलवे और प्लांटेशंस के लिए कट दिए गए थे। इस लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। एग्जाम्पल, हिमालय के कई हिस्सों में सड़कों और डम्प्स के लिए फॉरेस्ट्स काफी हद तक खत्म कर दिए गए। 3. कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट लेवल। जब लोगों को एनवायरनमेंट के नुकसान का एहसास हुआ, टैब फोकस कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर गया। गवर्नमेंट ने सोशल फॉरेस्ट्री, अफॉरेस्टेशन और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट (JFM) जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए। लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट्स को बचाने का कॉन्सेप्ट आया। इंटरनेशनल एफर्ट्स जैसे UN का रेड प्लस प्रोग्राम भी इसी डायरेक्शन में काम करता है। यह लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम बैलेंस को प्रमोट करता है। 4. कोएग्जिस्टेंस एंड सस्टेनेबल लिविंग लेवल। अब नया ट्रेंड सस्टेनेबल लिविंग और कोएग्जिस्टेंस का है। लोग इको टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। स्कूल और मीडिया के जरिए एनवायरनमेंट एजुकेशन दी जा रही है। अब इंसान फॉरेस्ट्स को सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि लिविंग सिस्टम के रूप में देखने लगा है। कंक्लूजन। इंसान और जंगल के बीच संबंध समय के साथ बदला है। पहले हम निर्भर थे, फिर हमने ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया और अब हम कंजर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल और अवेयर बन गए तो फॉरेस्ट्स को अगले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। सस्टेनेबल लिविंग हाई इसका सॉल्यूशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the meaning and dimensions of sustainable development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझाना है और उसके में डायमेंशंस, एनवायरनमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक के बारे में डिटेल में लिखना है। हमें ये बताना है कि डेवलपमेंट कैसे ऐसे किया जा सकता है जिससे एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों सेफ रहे। आंसर। इंट्रोडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा विकास जो आज के लोगों की जरूरत पूरी करे बिना फ्यूचर जनरेशंस की जरूरत को खतरे में डाले। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 ने पॉपुलर बनाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पिलर्स पर बेस्ड है: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबींग और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। आज के टाइम में जब पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और रिसोर्स डिप्लीशन जैसे इश्यूज बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बैलेंस बनाए रखने का तरीका बताता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना ताकि वो फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल रहे। यह कॉन्सेप्ट ह्यूमन नीड्स और नेचर के बैलेंस पर जोर देता है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से यह इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करता है। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज करना एक सस्टेनेबल अप्रोच है क्योंकि ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। 2. एनवायरनमेंटल डायमेंशन। यह डायमेंशन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और रिसोर्स कंजर्वेशन पर फोकस करता है। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन शामिल है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसे प्रिंसिपल्स इसके कोर में है। क्लाइमेट चेंज से बचाव और नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज भी इसी का पार्ट है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक बैन करना और ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स चलाना एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के उदाहरण है। 3. इकोनॉमिक डायमेंशन। इसका रिलेशन इकोनॉमी के सस्टेनेबल ग्रोथ से है जहां रिसोर्सेज का एफिशिएंट और फेयर यूज होता है।
इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस होता है। वेस्टफुल प्रोडक्शन और पॉल्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया जाता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी इसके मेन गोल्स है। एग्जाम्पल, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना और ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए जरूरी है। 4. सोशल डायमेंशन। ये डायमेंशन सामाजिक इंसाफ और लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारने पर ध्यान देता है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना शामिल है। जेंडर इक्वालिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सोशल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करती है कि सोसाइटी स्टेबल, फेयर और पीसफुल बनी रहे। एग्जाम्पल, सबको एजुकेशन और हेल्थ केयर का इक्वल एक्सेस देना एक सोशल सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल है। 5. इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल डायमेंशंस। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है पर एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं कहला सकता। इसी तरह सोशल इनजस्टिस होने पर इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब तीनों एस्पेक्ट्स बैलेंस में हो। एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) तीनों एस्पेक्ट्स को एक साथ टारगेट करते हैं, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन। कंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी सोच है जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी एनवायरनमेंट और फ्यूचर के लिए सोचने की। यह बैलेंस बनाकर चलने की बात करता है जहां एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी तीनों एक साथ ग्रो करें। अगर हम इस अप्रोच को अपना लें तो हम अपने प्लेनेट को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 8. Explain the importance of legislature as one of the organs of government. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि लेजिस्लेचर या विधानसभा सरकार के 3 मुख्य अंगों में से एक है और इसका क्या महत्व और भूमिका है। हमें बताना है कि ये किस तरह कानून बनाता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखता है। एग्जाम्पल के रूप में इंडियन पार्लियामेंट का जिक्र करना चाहिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। लेजिस्लेचर सरकार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका काम देश के लिए कानून बनाना और लोगों की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व देना है। इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग बॉडी माना गया है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार चले और लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो संस्था है जो देश के लिए कानून बनाती है। ये लोगों की सॉवरेन विल का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में नेशनल लेवल पर लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पर कुछ स्टेट्स में यूनिकैमरल और कुछ में बाइकैमरल सिस्टम है। इसका मैं उद्देश्य यह है कि कानून संविधान के दायरे में बने और समाज के लिए उपयोगी हो। 2. लॉ मेकिंग फंक्शन। लेजिस्लेचर का सबसे पहला और मुख्य काम लॉ बनाना है। हर पॉलिसी, अधिकार और जिम्मेदारी कानून के रूप में इसी से निकलती है। लॉ बनाने की प्रक्रिया में इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, अमेंडमेंट और अप्रूवल शामिल होता है। उदाहरण के रूप में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और GST एक्ट 2016 लेजिस्लेचर द्वारा पास हुए। इस प्रक्रिया से समाज में न्याय, व्यवस्था और प्रगति बनी रहती है। 3. रिप्रेजेंटेटिव और डिलिबरेटिव रोल। लेजिस्लेचर लोगों के विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक डिस्कशन फोरम है जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर डिबेट होती है, जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय आदि। MP और MLA लोगों के इश्यूज उठाते हैं, जिससे गवर्नेंस पीपल ओरिएंटेड बनता है। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करता है क्योंकि यहां विचार विमर्श और सहमति का माहौल होता है। 4. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। ये अकाउंटेबिलिटी बनाए रखती है क्वेश्चन आवर, 0 आवर और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे टूल्स के जरिए। एग्जीक्यूटिव लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। उदाहरण के रूप में मंत्री अपनी पॉलिसीज और फैसलों का जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट में देते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस बनती है। 5. फाइनेंशियल कंट्रोल। लेजिस्लेचर देश के आर्थिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखती है। गवर्नमेंट बिना लेजिस्लेचर की अप्रूवल के ना टैक्स लगा सकती है, ना पैसा खर्च कर सकती है।
हर साल का बजट पार्लियामेंट में पेश होता है और उस पे डिटेल में चर्चा होती है। इससे एंश्योर होता है कि पब्लिक मनी का सही उपयोग हो और लोगों का कल्याण हो। 6. कॉन्स्टिट्यूशनल और सुपरवाइजरी फंक्शंस। लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है जब समय के साथ जरूरत हो। यह पब्लिक इश्यूज पर इन्वेस्टिगेशन और कमिटीज बनाकर एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। कुछ केसेस में लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट या जजेस के इम्पीचमेंट तक की प्रक्रिया भी चलाती है। कंक्लूजन, लेजिस्लेचर लोकतंत्र का मूल स्तंभ है। ये सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं करती, बल्कि सरकार को अकाउंटेबल और लोगों के प्रति संवेदनशील बनाए रखती है। अपने लेजिस्लेटिव, रिप्रेजेंटेटिव और सुपरवाइजरी फंक्शंस के जरिए ये संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। मजबूत लेजिस्लेचर है एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।